गुड मॉर्निंग मनीष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुरेश मित्र। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज को स्क्रीन शेयर में। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोग बाईबैक स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो उस पर हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था। अब आज हम लोग बाईबैक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाईबैक होने पे क्या क्या हम लोग का ट्रांजैक्शंस होता है वो देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। पहले ना हम लोग एंट्री एक बार लिख लेते हैं, बता देते हैं। देखो कि अगर बाईबैक होता है तो हम लोग का ट्रांजैक्शन एंट्री क्या क्या होता है। सबसे पहले बाईबैक का रूल्स ये था कि देखो हम लोग बाईबैक जो कर रहे हैं यहाँ पर ओनली फॉर इक्विटी शेयर ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाईबैक लैंग्वेज इक्विटी शेयर के लिए होता है। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को भी पैसा रिटर्न कर रहे हैं, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उसको हम लोग बाईबैक नहीं रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग का डिबेंचर का होता है तो उसको भी हम लोग रिडेम्पशन बोलते हैं। लेकिन सबसे पहला टास्क ये होता है कि अगर हम लोग का कोई भी इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है तो हमें उसे फुल्ली पेड अप करना पड़ता है। तो अगर ट्रांजैक्शन में देखें तो सबसे पहला चीज हमें ये देखना चाहिए, टू मेक पार्टली पेड शेयर, टू मेक पार्टली पेड इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। सबसे पहले पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि हम लोग का शेयर पार्टली पेड है तो उसका एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है, कॉल करना पड़ेगा। तो एंट्री होता है ऐसे, इक्विटी शेयर। अब कोई भी कॉल है, ठीक है, अगर फाइनल है, फर्स्ट है, जितना भी बाकी है, तो मैंने सिर्फ इन जनरल कॉल लिख दिया है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं और इस पे हम नरेशन वगैरह और नहीं लिख रहे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बैंक टू, ये हो गया ड्यू एंट्री। अब जब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है। जब पैसा मिल गया तो ये एंट्री हो जाएगा। जैसे ही हम लोग का अगर कोई पार्टली पेड शेयर था वो फुल्ली पेड हो गया है, अब हम लोग बाईबैक करने के लिए केपेबल है। अभी देखते हैं कितना केपेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सनन, अभी थोड़ा सा ही पढ़ा है, ये जस्ट स्टार्ट ही किया। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड कैश फॉर बाईबैक। बाईबैक को भी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें बाईबैक के लिए देखो पैसे का जरूरत है, तो पैसा अगर हमारे पास नॉर्मली कम पड़ रहा है तो हम लोग के पास कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो वो हम लोग बेच सकते हैं पैसे के लिए, ठीक है। तो बाईबैक के केस में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को चाहे तो बेच सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बेचने से क्या एंट्री होगा, नॉर्मल जैसे अकाउंटिंग एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट होगा और अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग परेश। गुड मॉर्निंग। अगर प्रॉफिट हुआ बेच के तो पीएल क्रेडिट होगा प्रॉफिट के केस में, ठीक है। दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, हम जस्ट एंट्री में लिख पा रहे हैं। अगर पीएल डेबिट कर रहे हैं तो हम लोग का क्या है, लॉस है, ये हो सकता है। अच्छा, इसके बाद
हम लोग प्रेफरेंस शेयर भी चाहे तो इशू कर सकते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने मेथड्स देखा था कि हम लोग कितने तरीके से बाय बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो फ्री रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, दोनों का मिक्सड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इशू प्रेफरेंस शेयर। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करें, ठीक है, देखो हम लोग क्या क्या इशू कर सकते हैं बायबैक के केस में। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं या अदर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, जैसा बायबैक कर रहे हैं उस क्लास का नहीं, अलग क्लास का। इसके बारे में लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था। तो अब देखो, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हम लोग का प्रीमियम में इशू हुआ है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये लिखना पड़ेगा। जो नॉर्मल कंपनी अकाउंट्स का एंट्री होता है वही सब कर रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं चाहिए। अब बाईबैक का एंट्री करेंगे। यहाँ तक अभी हम लोगों ने किया कि अगर पार्टली पेड है, फुल्ली पेड का एंट्री, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट का एंट्री, प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है तो उसका एंट्री, ठीक है। और अगर प्रेफरेंस शेयर के जगह अगर डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर हुआ तो यहाँ प्रेफरेंस के जगह इक्विटी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे तो तुम लोग को प्रेफरेंस शेयर ही मिलेगा, इक्विटी शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो रूल्स है कि हम लोग डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इक्विटी शेयर का बात कम ही किया जाता है, प्रेफरेंस का ही ज्यादातर बोला जाता है। फिर हो जाएगा फोर्थ नंबर पॉइंट पे टू कैंसिल। अब हमें बाई बैक करना है तो उसका एंट्री क्या होगा, टू कैंसिल द शेयर्स बॉट बैक। जो शेयर्स हम लोग बाई बैक करना चाहते हैं, बाई बैक करने का मतलब शेयर हम लोग कैंसिल करना चाहते हैं, हम लोग अपना कैपिटल को कम करना चाहते हैं। तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता है जब इशू करते हैं, जब कैंसिल करेंगे तो कैपिटल कम होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम ऑन बाई बैक, क्योंकि नॉर्मली बाईबैक जो है प्रीमियम में अगर नहीं होता है तो फिर कोई बाईबैक के लिए रेडी भी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इसको देखो अलग अलग चीज लिखा जाता है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब उनको अपना क्रेडिटर बना रहे कि हाँ उनको हमें इतना पैसा देना है। अदरवाइज इसमें और एक चीज भी लिखा जाता है, टू इक्विटी शेयर बायबैक, ये भी लिखते हैं, ये वाला भी काफी जो है पॉपुलर है, ये भी लिखा जा सकता है टू इक्विटी शेयर बायबैक, की बायबैक के लिए हमें ये पेमेंट करना पड़ेगा। हम नॉर्मली मेरा थोड़ा हैबिट ये है इक्विटी शेयर होल्डर लिखने का, तो हम वही ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग इनको पेमेंट करेंगे, ये तो ड्यू एंट्री हुआ कि हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर को इतना पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर को करते हैं। अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर टू कैश या बैंक, सेम तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब पेमेंट हो, ठीक है, तब ये वाला एंट्री है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रीमियम का पैसा ये कहाँ से हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो प्रीमियम के लिए लास्ट दिन भी मैंने बोला था कि प्रीमियम के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल तौर पे कभी भी हम लोगों का फ्री रिजर्व नहीं होता है, लेकिन इन केस ऑफ बाईबैक वो फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। तो लास्ट दिन इसलिए मैंने थियोरिटिकली सारा चीज एक बार बताया हुआ है, नहीं तो एंट्री नहीं समझ में आएगा ना। फॉर क्लोजिंग द प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक को भी हमें क्लोज करना है। हर एक एंट्री ओपन जब जब होता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स का रूल्स ही है कि हर एक एंट्री क्लोज होगा। जैसे होल्डर ओपन हुआ तो होल्डर क्लोज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग जो है प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रीमियम को जब राइट ऑफ करेंगे तो उसका एंट्री सबसे पहले हमें यूज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अगर वो मेरा कम पड़ रहा है, मान लो मुझे प्रीमियम के लिए चाहिए 15 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ओनली 10 रुपीज है, तो बाकी 5 रुपीज हम लोगों को फ्री रिजर्व से लेना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी टू तो बाद में लिखेंगे, पहले और एक बार लिखते फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में से क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व का यूज करो। अगर वो है जनरल रिजर्व या फिर पीएल, इस तरीके से हमें सीक्वेंस में चलना चाहिए, ठीक है। फ्री रिजर्व में पहले जनरल रिजर्व यूज करो, अगर वो भी कम पड़ रहा है तो फिर पीएल यूज करो, इस तरीके से। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक जैसे लॉस होता है ना कि हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो लॉस डेबिट हुआ, जब लॉस क्लोज हो गया तो वो क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, टू प्रीमियम ऑन
बाईबैक, ठीक है, ये प्रीमियम का एंट्री हो गया। अच्छा, और एंड में क्या करना है, कैश कोई भी मेथड क्यों ना यूज करें, हमें हमेशा सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा जब भी हम लोग बाईबैक करेंगे। उसका रीजन भी बताया था कि क्रेडिटर को हमें जो है जितना टाइम सिक्योर है उतना ही रखना है। हम लोग ओनर को, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो ट्रू ओनर ऑफ कंपनी है, तो ओनर को पेमेंट करने की वजह से जो क्रेडिटर या आउटसाइडर है उनका प्रोटेक्शन का जो मतलब रेशियो है या टाइम्स है वो नहीं कम होना चाहिए। तो ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म पता है, लास्ट दिन ही बताया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब ये कैसे क्रिएट होता है, सीआरआर फ्री रिजर्व से होता है। फ्री रिजर्व में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व सबसे पहले नॉर्मली यूज करना चाहिए, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये सीक्वेंस नॉर्मली फॉलो होता है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसका, लेकिन हम लोग सबसे पहले जनरल रिजर्व, उसका भी रीजन होता है बिकॉज जनरल रिजर्व जो है वो ऐसे ही इसीलिए बना गया है कि वो जरूरत पे कहीं पर भी यूज किया जाए, नाम ही है देखो जनरल रिजर्व। इसके बाद वो कम पड़ता है तो पीएल का यूज करो। ठीक है, अगर कभी पीएल आगे कर लिया फिर जनरल रिजर्व किया तो वो उतना भी गलत नहीं माना जाता, लेकिन कुछ जो है नॉर्मल रूल्स है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है कि जनरल रिजर्व इसीलिए क्योंकि देखो जनरल रिजर्व बनाए इसीलिए गया है, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इस वजह से। अगर वो कम पड़ता है फिर पीएल, नॉर्मली पीएल से तो हम लोग डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, जनरल रिजर्व से भी दे सकते हैं, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं पहले इसको यूज करो, अगर ये कम पड़ता है तो पीएल को यूज करो, उसके बाद कोई और फ्री रिजर्व। अगर क्वेश्चन में दिया फ्री रिजर्व एनी, उसके बाद कोई सीक्वेंस उतना मायने नहीं रखेगा, एनी इसे यूज करो और क्रिएट करो सीआरआर टू सीआरआर, इस तरीके से जो है हम लोग का सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बस यही एंट्री हमें पता करना है, ये एंट्री पता हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 6 एंट्री, जो ये 6 एंट्री है इसी से नॉर्मली बन जाएगा। अब देखते हैं, देखो पहले क्वेश्चन करते हैं। ये बात, एम लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग बैलेंस शीट एट 31st March 2001। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल। अच्छा, जो नया फॉर्मेट है मुझे लगता है सभी को पता होगा, क्योंकि देखो पुराना फॉर्मेट तो कभी का गया, मतलब तुम लोग जब पढ़े हो, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि किसी का हाल ही में कॉलेज कंप्लीट या फिर कॉलेज कर रहे हो तो सभी ये नए वाले से ही पढ़े हो, क्योंकि पुराना वाला तो कभी का खत्म हो गया, तुम लोग के लिए वो तो एप्लीकेबल था भी नहीं, तो ये तुम लोग के लिए नया चीज नहीं होगा मुझे जितना पता है। तो शेयर कैपिटल ये देखो पहले टी शेप में होता था ना, इसीलिए बोल रहा है, ये जो है ये सिस्टम जो है ये बहुत दिन से ही चल रहा है, तुम लोगों ने यही सिस्टम में ही किया होगा, तो ये सिस्टम हमें फॉलो करना है बैलेंस शीट अगर बनाने बोलेगा क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है शेयर कैपिटल, फिर उसका देखो एक नोट नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी डिटेल्स लिखना प्रोहिबिटेड है। देखो मेन बैलेंस शीट में कुछ भी लिखना प्रोहिबिटेड होता है, हमें जो भी लिखना है डिटेल्स वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना होता है। ठीक है, हम ये बता देते हैं, इसके बाद भी अगर कोई लिखते हो तो हम इतना बोल सकते हैं मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मेट है, क्योंकि ये फॉर्मेट मेरा कहने का नहीं है, ये फॉर्मेट जो है ये जो है कंपनी अकाउंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, तो उन्होंने जैसा बोला है हमें वैसा ही करना पड़ेगा। पहले होता था कि शेयर कैपिटल में इसके नीचे नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया जाता था, लेकिन अभी वो नहीं चलता है, तो तुम लोग को भी वो फॉलो नहीं करना है। अगर वो फॉलो करते हो तो ना तो एग्जाम में नंबर मिलेगा ना कहीं पर और, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है 5000। ठीक है, अब यहाँ नोट्स नंबर 1 में आके देखोगे तो पता चलेगा कि शेयर कैपिटल में क्या क्या है। बोल रहा है कि ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि कंपनी का मैक्सिमम जितना शेयर इशू करने का ऑथोरिटी है, इशूड मतलब उसमें से कंपनी ने जितना इशू किया है, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने जितना उसमें से लिया है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। तो ऑथराइज्ड इशूड और सब्सक्राइब सब मिला के है, बोल रहा है तीनों ही एक ही है, मतलब ऑथराइज भी 3 लाख था, इशू भी 3 लाख हुआ है, सब्सक्राइब भी 3 लाख हुआ है, इसीलिए तीनों का हेडिंग एक ही दे दिया है, 3 लाख इक्विटी शेयर 10 each फुल्ली पेड अप। मतलब यहाँ पार्टली पेड अप कोई शेयर है नहीं, बाईबैक जब होगा तो हमें कोई भी शेयर को
फुल्ली पेड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब पहले से ही फुल्ली पेड अप है, क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ इंटू हो गया, 3 लाख इंटू 10 करने से आ जाएगा हम लोग का 30 लाख, लेकिन ये कम इसीलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर इन लाख ये 30 दे दिया गया है। फिर यहाँ प्रेफरेंस शेयर भी है 9%। प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा डिविडेंड का रेट लिखा हुआ रहता है, बिना डिविडेंड के रेट के प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रिटर्न फिक्स्ड होता है जो कि डिविडेंड के नाम पे होता है। 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज वाला, और यहाँ पर 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 20,000 इंटू 100 करने से जितना आएगा उतना ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया टोटल शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व सरप्लस, उसमें भी नोट्स 2 बना हुआ है, तो यहाँ पर देखो रिजर्व सरप्लस में है कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल 6310, यहाँ पर दिख रहा है 631। एक भी डेटा यहाँ लिखने से गलत होता है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3rd नंबर पॉइंट में जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बोला है 10% डिवेंचर, इनका डिवेंचर है 400, जो है आई थिंक 4 लाख हो रहा है वो, ठीक है 400 और 3 जीरो था। उसके बाद ट्रेड पेबल, इसमें कोई नोट्स क्यों नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसका कोई डिटेल्स है नहीं, ठीक है। मतलब ट्रेड पेबल में क्या क्या आ सकता है, ट्रेड पेबल में आ सकता है जैसे कि क्रेडिटर आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है। अगर इस तरीके का कोई डिटेल्स होता तो यहाँ नोट्स बना के नीचे लिखा हुआ, तो इसका क्योंकि कुछ मोर देन 1 आइटम नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर बिना नोट्स बनाए इसे लिखा हुआ है 40 टोटल हो गया। फिर नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई, अब इसको फिक्स्ड एसेट अगर लिख देते हो तो क्या वो गलत है? देखो गलत नहीं है, लेकिन आज के डेट पे कंपनी के लिए जो रूल्स है कि हम लोग फिक्स, अब अगर तुम लोग सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में फिक्स्ड एसेट लिखते हो तो नो इशू, लेकिन कंपनी अकाउंट्स बोलता है कि अभी फिक्स्ड एसेट को हम लोग बोलते हैं पीपीई, तो तुम लोग को भी वही बोलना पड़ेगा। अब ये सब सवाल इररिलेवेंट हो जाता है कि अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा, तो देखो ये तो कोई बात नहीं, वाल लिख देंगे तो क्या होगा, देखो लिखने से फिर काटे काटे के जो रूल्स है, क्योंकि वो कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है, तो कंपनी एक लॉ के हिसाब से चलता है। अगर तुम लोग पार्टनरशिप का भी पढ़े हो तो ये देख सकते हो, पार्टनरशिप में तो एग्रीमेंट करना ही मैंडेटरी नहीं है, करो या ना करो, तो उसका भी एक्ट है, लेकिन उसमें मैंडेटरी बहुत सारी चीज नहीं होते, लेकिन जिसमें जो मैंडेटरी है वो करना जरूरी होता है। फिर यहाँ पर देखो 4th नंबर पॉइंट में पीपीई का कॉस्ट दे दिया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, मतलब अभी तक इस एसेट पे इतना डिप्रिशिएशन लगा है, नेट कैरिंग वैल्यू। अब हम लोग जैसे लिखते हैं ना, जो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग लिखते हैं डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको आज के डेट पे ऐसे बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू बोलते हैं, जो बचे हुए वैल्यू को कंपनी अकाउंट्स में बोलते हैं कैरिंग वैल्यू, तो ये कैरिंग वैल्यू जो तुम लोग बचा हुआ वैल्यू बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ दिख रहा है ये इन्वेस्टमेंट है, इसका कोई नोट्स नहीं बना हुआ, मतलब एक ही डेटा है, मोर देन 1 डेटा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्वेंट्रीज दिया है, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, अगर स्टॉक लिखोगे तो क्या होगा, तो हम बार बार एक ही बात बोलेंगे कि स्टॉक लिखने से नहीं चलेगा, कंपनी अकाउंट्स का जो रूल्स है वो लिखना है, तो इन्वेंट्रीज होगा। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर वगैरह नहीं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी सिंगल दिख रहा है, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, डेटर बीआर हो सकता है, अगर वैसा डिटेल्स है तो नीचे नोट लगा के दो, यहाँ सिंगल ही लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया है। अब यहाँ पर आके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोल रहा है द कंपनी पास्ड ए रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल, कंपनी बायबैक करना चाहती है 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 15 पर शेयर, एक एक शेयर का 15 रुपीज में बायबैक करेगी, यानी ये हम लोग का हो गया है बायबैक प्राइस, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख, ठीक है, इन्होंने अपना 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेच दिया। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने बोला है, बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनाने बोले। तो देखो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, हाँ था, ये देखो इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये 30 लाख का नहीं था, ये 5,000 और इसके पीछे शायद 3 जीरो है, ये 500 लाख का था। देखते हैं ये कितना होगा। हाँ 50 लाख का था, उसमें से इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, जो बेचा है उसका कॉस्ट बताए, लेकिन बेचा है 25 लाख में, ठीक है। तो अगर 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बिकता है तो प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। लॉस, ठीक है, तो हमें लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून रिशु। अब यहाँ पर बोला है हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले क्या एंट्री पास करेंगे, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही करने से चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
जो 20% बाईबैक बोला है, लास्ट दिन हम लोगों ने जहां पर नोट्स अपना कंप्लीट किया था ना, मतलब जहां पर मैंने लिख पाया था, वहां पर मैंने 3 टेस्ट बोला था कि ये अगर हमें क्वेश्चन में ये ना बताए कि कंपनी कितना शेयर बाईबैक करना चाहती है, तो हमें ये 3 टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। फिर इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा नंबर ऑफ शेयर्स का, उतना शेयर्स बाईबैक करने को हमें मिलेगा। लेकिन ये हम लोग तब कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे कितना बाईबैक करना है। यहाँ क्वेश्चन मुझे क्लियरली बता दिया है कि 20% शेयर्स बाईबैक करना है, तो हम लोग 20% शेयर्स का बाईबैक कर लेंगे, ठीक है। ये वाला फिर कब सीखेंगे, क्वेश्चन आएगा वहां हम दिखाते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन पहले ही बता दिए कि भाई कितना बाईबैक करना है, तो ठीक है, फिर हमें उस पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना बाईबैक करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री कर लेते हैं। In the books of Enlight. क्या इसका कोई सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए? देखो, वैसे कोई सीक्वेंस है नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि कोई सीक्वेंस, लेकिन हमें एक एक स्टेप वाइज चलना चाहिए। मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका तो स्टेप होता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पहले भी कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ देखो, मैंने ना स्टेप वाइज ही लिखवाने का कोशिश किया है। पहला बात है, बाईबैक तभी पॉसिबल है अगर सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप है, अगर नहीं है तो वो करो। पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट बेचना है, बेच दो। फिर अगर शेयर इशू करना है, करो। मतलब पहले हम लोग ये तो जुगाड़ कर ले कि हमें बाईबैक के लिए क्या क्या चाहिए, कंडीशन क्या क्या फुलफिल करना है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमें इतना शेयर बाईबैक करना है। फिर बाईबैक का पेमेंट करेंगे, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, फिर सीआरआर क्रिएट करेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस में चलने से ही होगा। जैसे कि मान लो एकदम स्टार्टिंग में ही सीआरआर को क्या बोले उसे, उसका एंट्री डाल दिया, तो वो तो मतलब सीक्वेंस बना नहीं ना। सीक्वेंस कुछ है नहीं, लेकिन हमें खुद से समझ के तो एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। एकदम स्टार्टिंग में सीआरआर बना दिया, पहले अगर मेरा पार्टली पेड है उसे फुल्ली पेड बनाओ, तो इस तरीके का सीक्वेंस का बात कर रहे हैं, मेंटेन करना चाहिए हमें, ठीक है, जो कि लॉजिकल है, वैसे रूल्स कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप है, तो उसका तो कोई हमारा हेडेक नहीं है। सबसे पहले हम लोग बेच देंगे अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने से कैश आएगा, या बैंक बैंक ही लिख देंगे, कंपनी अकाउंट में बैंक लिखना होता है 30 लाख, तो यहाँ पर लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, 30 लाख का कितने में बिका है, 25 लाख, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट ये हो गया 30 लाख, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इन लाख, या फिर इनके तरह हम लोग अगर इस डेटा को 3 जीरो के हिसाब से दिखाना चाहें, मतलब इन ऐसे लिख देते हैं, तो फिर 25 लाख की जगह हमें लिखना पड़ेगा 2500। देखो, अगर नहीं समझ में आया हम बता देते, 25 लाख का मतलब होता है 25 के बाद 5 जीरो, ठीक है, ये 25 लाख होता है। अगर मुझे इसे इन 1000 दिखाना है तो डिवाइडेड बाई 1000 करना चाहिए, तो जितना बचेगा उतना दिखाना होता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग इन लाख दिखाना चाहते हो, फिर से 25 लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट हो गया हम लोग का, फिर 30 लाख है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3000 लिखने से ये 30 लाख हो जाएगा। अब लॉस हुआ है, देखो पीएल डेबिट हो जाएगा, ये माइनस करने से हो जाएगा 500। एक नरेशन के साथ लिखवा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, उसके बाद से हम और नहीं लिखेंगे। लेकिन एग्जाम में जब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा, तब नरेशन देना जरूरी होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन खुद से बोल दे कि नरेशन का कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मत दो, नहीं तो नरेशन जर्नल एंट्री के साथ कंपलसरी होता है। बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेच दिया, अब हम लोगों को जितना शेयर बाईबैक करना है उतना हमें ड्यू करना चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा, ऐसे होगा एंट्री, शेयर मेरा कम होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग शेयर्स को 15 रुपीज बाईबैक प्राइस में बाईबैक करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग का प्रीमियम कितना है, बता। 5 रुपीज।
₹5, क्योंकि शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है ₹10, 10 से जितना भी ऊपर देंगे वही उसका प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम यहाँ पर जब भी कैपिटल का एंट्री होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है, चाहे कोई भी कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक तुम लोग क्यों ना करो। ये रूल्स ही है कि जब भी हम लोग कैपिटल को लिखेंगे, चाहे उसका जर्नल एंट्री करो, लेजर पोस्टिंग करो, या फिर उसको ट्रायल बैलेंस में दिखाओ, या फिर उसको तुम लोग जो है बैलेंस शीट में दिखाओ, शेयर कैपिटल हमेशा अपने नॉमिनल वैल्यू में दिखता है। क्वेश्चन में जो नॉमिनल वैल्यू बोलेगा, यहाँ पर 10 बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि एक्स्ट्रा में पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। तो प्रीमियम हो रहा है ₹5। कैसे पता चला? क्योंकि 10 का शेयर का ₹15 पे करेंगे। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर बायबैक भी लिख सकते हो, मेरा थोड़ा आदत है इक्विटी शेयर होल्डर लिखने का, तो हम वही लिख रहे हैं। 2 इक्विटी शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यहां लेकिन गलती से भी कैपिटल मत लिख दो, कैपिटल का मतलब अलग हो जाता है, होल्डर मतलब पर्सन, ठीक है, मतलब क्रेडिटर बन गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब वो भी लाइबिलिटी है, लेकिन उसका नेचर अलग हो गया ना, ये होल्डर ही लिखना है। या फिर तुम लोग को बायबैक लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर बायबैक। अच्छा, अब यहाँ पर एंट्री ₹10 से होगा, क्योंकि कैपिटल ₹10 से होता है। प्रीमियम ₹5 से होगा, क्योंकि ₹5 का प्रीमियम है। होल्डर को कितना पे करेंगे? एक एक शेयर्स पे ₹15, तो ये ₹15 का एंट्री होगा। अब इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बताया है कि 20% शेयर्स हम लोग बाईबैक करना चाहते हैं, तो टोटल शेयर्स इक्विटी, ठीक है, इसमें प्रेफरेंस का कोई लेना देना नहीं है, बाईबैक इक्विटी का होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर 20% बाईबैक करना है तो नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक कितना होगा? ये लाइन से बता सकते हो। 60,000 shares. हाँ, 60,000, 3 लाख इंटू 20% करने से जितना आएगा, ठीक है, सिंपल। 3 लाख इंटू 20% इंटू 20%, 60,000 शेयर्स बाईबैक होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 60,000। अच्छा, 10 इंटू 60,000, अगर 10 इंटू 60,000 करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? देखो, यहाँ पर आ गया मेरा 6 लाख, लेकिन हम पूरे आंसर को कैसे लिख रहे हैं? 1000 से डिवाइड करके मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पर डेटा कितना लिखना पड़ेगा? 600, ठीक है, क्योंकि हम लोग इन 1000 लिख रहे हैं। अगर इन 1000 लिखते हो ना, पूरे डेटा को मेंटेन करना लेकिन जरूरी है, मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक बार हम लोग ऐसे लिख देंगे, एक बार किसी और तरीके से लिख देंगे, वो गलत होता है, वैसे नहीं लिख सकते, किसी भी एक तरीके से तुम लोग को लिखना है। अगर तुम लोग को लगता है कि इतना सारा चेंजेस डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, फिर डायरेक्ट यहाँ पर 25 लाख लिखो, ऐसे कर, ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 लाख लिखो, इस तरीके से फिर फुल फुल डिजिट लिखो, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करना है सेम सभी में करना है, मतलब अचानक से इसमें 6 लाख लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी 60,000 शेयर्स का ₹5 का हम लोग का प्रीमियम है। 5 इंटू 60,000, तो ये आंसर हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पर हो गया 300, ठीक है। और ये भी 60,000 इंटू 15, ये हो जाता है हम लोग का 9 लाख होगा शायद। 9 लाख डिवाइडेड बाई 1000 करने से ये 900 हो जाएगा। ये एंट्री हो गया, ठीक है, ये ड्यू एंट्री हुआ। अच्छा, अब ये ड्यू एंट्री के बाद हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर, अब हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो गया? 900, इतना पे करना पड़ेगा। being payment made। और 4th नंबर पॉइंट में जितना शेयर बायबैक हुआ है उतने का हमें, अच्छा पहले तो ये प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्रीमियम 300 का है, तो प्रीमियम का रूल्स मैंने जो बोला था वही। तो बोलो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, उसमें 500 है, हमें चाहिए 300, तो सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही हम लोगों का जो है ये बाईबैक का जो राइट ऑफ है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है, उसका यूज करेंगे तो वो कम होगा, तो वो डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक,
कितना अमाउंट हमें चाहिए, हम लोग को चाहिए प्रीमियम के लिए 300, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 300 बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। सीआरआर क्रिएट करना है। सीआरआर हमेशा कितना क्रिएट करना होता है, जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बाई बैक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का सीआरआर क्रिएट होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बाई बैक कितना है 600, ये नॉमिनल वैल्यू होता है शेयर टू बी बाई बैक 600। इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक सभी देखा। तो बाई बैक के लिए सीआरआर क्रिएट करेंगे, तो सीआरआर हम लोग का एक क्या है, रिजर्व सरप्लस है, ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कोई भी रिजर्व या सरप्लस या फिर फंड जो भी बोलो वो हम लोग का लाइबिलिटी होता है, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, किसको करेंगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व देखना चाहिए, क्या हमारे पास कोई जनरल रिजर्व है, नहीं जनरल रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो फिर रेवेन्यू रिजर्व देखो, ठीक है, जनरल के बाद रेवेन्यू फिर पीएल देखो। एक्चुअली जनरल और रेवेन्यू लगभग एक ही लैंग्वेज में यूज होता है, यही मेरा जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व है मेरा 4000 लाख, और मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए इतना अमाउंट, ठीक है 600, तो हम आराम से उतना वहां से ले सकते हैं। तो ये 600 ले लिया, यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, ठीक है, या फिर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ये भी लिख सकते हैं, ये सीआरआर क्रिएट हो गया। बस ये हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया, इस तरीके से हमें एंट्री करना पड़ेगा। आसान है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो, बोल रहा है अनु लिमिटेड, a non-listed company furnishes you with the following balance sheet as at 31st March 2001। अब ये इन करोड़ में बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ट्रेड पेबल है, जिसमें से दो चीजों का नोट्स बना हुआ है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। नीचे देख लेंगे, नॉन करेंट एसेट में पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, करेंट एसेट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल में बोला है कि इनका क्या क्या शेयर कैपिटल है, बोल रहा है कि ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड जो भी है यही है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर्स है इतना, फुल्ली पेड है। तो फुल्ली पेड है तो फिर बाईबैक आराम से कर सकते हैं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। इतना इतना बोला, ये सब करोड़ है, ठीक है, 75 करोड़, 25 करोड़, क्योंकि ऊपर ही बोल दिया था कि क्वेश्चन इन करोड़ में है। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है, रेवेन्यू रिजर्व दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं टोटल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पीपीई प्रोविजन नेट कैरिंग वैल्यू उसी की तरह डेटा दिया हुआ है। फिर बोल रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जिसका मार्केट वैल्यू है 400 करोड़, मतलब हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा था 100 करोड़ का, जिसका आज के डेट पे मार्केट वैल्यू हो चुका है 400 करोड़। अब देखते हैं क्या बोला है। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2001। कंपनी ने 1 अप्रैल 2001 में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया। और तुम लोग सोचोगे यहाँ तुम लोग बाईबैक पढ़ रहे, प्रेफरेंस शेयर क्यों दिया है, क्यों नहीं दे सकता है, दे सकता है, कंपनी बाईबैक भी कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर रहा है, तो दोनों चीज लिखेगा। तो कंपनी ने 1 अप्रैल में प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है। उसके बाद इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स। अभी हमें काउंट करके बता दिया है कितना शेयर जो है बाईबैक हो रहा है, 10 ईच। 10 ईच का मतलब हो गया कि जो हम लोग का नॉमिनल वैल्यू है, ये देखो यहाँ ऊपर जितने से ये शेयर रिकॉर्डेड होता है उतना ही उसका नॉमिनल वैल्यू होता है, 10 रुपीज, ठीक है। तो बाईबैक हो जाएगा कितना सारा शेयर्स, 10 रुपीज वाला 50 पर शेयर करके 50 लाख शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स भी 50 लाख, और जो हम लोग का नॉमिनल वैल्यू है वो 10 है, और ये 50 मेरा क्या है, ये 50 मेरा बाईबैक प्राइस है, ठीक है। तो मेरा प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना हो गया, प्रीमियम ऑन बाईबैक हो गया 50 रुपीज दे रहे 10 रुपए के बदले, यानी 40 रुपीज मेरा प्रीमियम ऑन बाईबैक हो गया। फिर बोल रहा है द पेमेंट फॉर द above were made out of the huge बैंक बैलेंस, बोल रहा है
ये सब के लिए जो पेमेंट चाहिए, बाईबैक करोगे तो भी पैसे का जरूरत है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका पैसा लौटाओगे तो भी पैसे का जरूरत है। बोल रहा है ये सब के लिए हमें ना कोई इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं है, हमारे पास ना बहुत अच्छा अमाउंट का जो है बैंक बैलेंस है, विच अपियर्ड एज ए पार्ट ऑफ करेंट एसेट, जो करेंट एसेट के अंदर है, ठीक है, क्योंकि करेंट एसेट के अंदर ही हम लोग का क्या आता है, बैंक बैलेंस आता है। अब अगर यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर ये देखो करेंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है 200 करोड़, 200 करोड़ का इनके पास कैश बैंक बैलेंस है। अब ये कैश बैंक बैलेंस का ये लोग यूज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम कर देंगे और जितना बाईबैक करने का सोचा है वो भी करेंगे, और दोनों के लिए हमें पैसे का जरूरत होगा, और बाईबैक करने पे हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला, यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री करो, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, लेकिन अभी नया क्या सीखेंगे, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी इनको प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज बता देते हैं, क्योंकि मैंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो अभी करवाया नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों का है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो हम करवाएंगे, कुछ लोगों का जैसे कि देखो हम लोग का बेसिकली सीएमए और सीएस में है, लेकिन सीएमए पहले था अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन करवाएंगे हम जिनका है। तो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन होने पे भी ना हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, ये चीज हम बता देते हैं, ठीक है। जिनका डिटेल्स में मतलब प्रेफरेंस शेयर है वो तो करोगे तब और भी डिटेल्स में पता चलेगा, अभी फिलहाल इस चैप्टर को करने के लिए हम इतना बता देते हैं कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने पे भी सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, वही सेम रीजन से कि आउटसाइडर का जो मतलब प्रोटेक्शन है वो कम ना हो जाए। और क्या वहां पर रूल सीआरआर का सेम वैसा ही है जैसे इक्विटी शेयर का है, हाँ वहां पर वैसा ही है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो रिडीम होगा उतने का हमारा सीआरआर क्रिएट होना चाहिए। तो फिर डिफिकल्टीज कुछ है नहीं कि हमें ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा, एक ही बात है, उसी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री पहले पास करते फिर देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड, यहाँ डेट दिया हुआ है, जैसे कि जर्नल एंट्री में डेट देना पड़ता है तो हम लोग डेट दे देंगे 1 अप्रैल 2001 को जो है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए। तो अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएगा तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा, वो कैसे दिख रहा है, वो क्रेडिट होके दिख रहा है, क्योंकि जब प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ, अगर अब रिडीम कर देंगे तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना पड़ेगा। 12% लिखना जरूरी है, हाँ जरूरी है, 12% लिखना है, क्योंकि बिना डिविडेंड के रेट के प्रेफरेंस शेयर कैसे होगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वही होता है जिसका डिविडेंड हमें पहले से पता होता है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा इनको जो हम लोग रिडीम करेंगे, इसका बोला नहीं है कि कितने में रिडीम करेंगे, बस बोला है रिडीम करेंगे, तो इसका मतलब पार पे ही रिडीम करेंगे, जितना है उतना ही लौटा देंगे। अगर हमें बोल देता कि हम लोगों ने जितना लिया था उससे ज्यादा या कम, तो प्रीमियम या फिर हम लोगों का जो है डिस्काउंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि रिडीम कर रहे हैं, मतलब जितना पैसा 75 करोड़ का 75 करोड़ ही रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 75 करोड़, यहाँ लिख देते हैं इन करोड़। अच्छा ये तो हुआ ड्यू एंट्री, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ड्यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया कि आपको इतना पेमेंट करेंगे, और जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग आराम से पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम लोग के पास बैंक बैलेंस है, और क्वेश्चन बता भी दिया ह्यूज बैंक बैलेंस को ही यूज किया जाएगा पेमेंट करने के। बीइंग पेमेंट मेड, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर वाला कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर को बाईबैक करेंगे, तो इक्विटी शेयर का बाईबैक के लिए ड्यू एंट्री पहले करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम
प्रीमियम है इसीलिए हम प्रीमियम लिख रहे हैं। देखो इक्विटी शेयर हमें कितना बाय बैक करना है, बोला है 50 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला, तो यहाँ पर कैसे एंट्री होगा, 50 लाख इंटू 10, क्योंकि कैपिटल हमेशा अपने नॉमिनल वैल्यू से जाता है। फिर आ जाएगा प्रीमियम ऑन बाय बैक, प्रीमियम ऑन बाय बैक। तो प्रीमियम को हम लोग कैसे दिखाएंगे, 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे मुझे प्रीमियम पे करना है। अब प्रीमियम चेक करना पड़ेगा, 50 करके बाय बैक कर रही है, यानी 40 रुपीज का एक एक शेयर्स पे प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब ये 50 लाख इंटू 10 करने से आ जाता है हम लोग का ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 लाख। 500 लाख का मतलब 5 करोड़ होगा शायद, 500 लाख। 500 और लाख डिवाइडेड बाय करोड़ मतलब 70, 3 4 5 6 और 1 7, हाँ 5 करोड़ होगा। ठीक है, ये आंसर 5 करोड़ पे आएगा। प्रीमियम ऑन बायबैक ये हो जाएगा हम लोग का ये 20 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ एक जीरो ज्यादा हो रहा है, यहाँ और यहाँ सेम, ये भी 50 लाख, ये 10 और ये 40, ये मल्टीप्लाई करने से हो जा रहा है 2000 लाख, तो इसका मतलब 20 करोड़ होगा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर हो जाएगा 25, मतलब 50 लाख इंटू 50। ठीक है, इतना करके हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो देखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम इनके पास है 25 करोड़ है, और हम लोग को प्रीमियम के लिए चाहिए 20 करोड़, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो प्रीमियम ऑन बायबैक है 2020। ठीक है, ये भी इन करोड़ चल रहा है, बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ या फिर रिटर्न। अच्छा, और सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीआरआर के लिए हमें कितना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय बैक, तो ये है 5। ठीक है, इक्विटी शेयर वाले केस में 5 करोड़ है नॉमिनल वैल्यू, और प्रेफरेंस शेयर के केस में 75। अच्छा, ये नॉमिनल वैल्यू है कैसे पता चला, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट को एक बार देखोगे तो ये 100 रुपीज इसका पर वैल्यू है, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 75, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जब भी हम लोग का यहाँ पर कैपिटल रिकॉर्ड होता है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है। यानी 5 करोड़ इक्विटी के लिए, 75 नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर के लिए, दोनों का मिला के 80 करोड़ का सीआरआर बनना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये प्रेफरेंस शेयर वाला केस नहीं होता तो 5 करोड़ का बनता, 80 करोड़ का सीआरआर बनाना है, और उसके लिए मुझे क्या यूज करना है, उसके लिए मुझे फ्री रिजर्व यूज करना है। देखते हैं फ्री रिजर्व में कितना है, तो मुझे चाहिए 80 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यूज करना है, फ्री में रेवेन्यू दिख रहा है 260, तो इससे आराम से यूज कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, 75 करोड़ प्लस 5 करोड़ 80 करोड़, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड फॉर buyback and redemption of preference share। अब ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम लोग का फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग को बोला है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ठीक है, तो हम दिखाते हैं, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 1/4/2000। तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, बैलेंस शीट ऑफ, एक हम डिटेल्स में दिखा देते हैं कि कैसे करके बनाना चाहिए। बैलेंस शीट ऑफ अनु लिमिटेड एज एट 1/4/2005। अमाउंट
नोट नंबर पर्टिकुलर्स इन करोड़, ये करोड़ में ही हम लोग बना लेंगे। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट नॉर्मली जो फॉर्मेट है वही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है तो तुम लोग उसका हेल्प ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है बिना हेल्प लिए करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमें इस तरीके से पूरा बना के दे। कभी कभार बैलेंस शीट को ना लैंग्वेज बाय लैंग्वेज, मतलब इक्विटी शेयर इतना प्रेफरेंस ऐसे करके दे देता है, तो फिर अगर आदत ऐसे कर लेंगे कि हम लोग देख के करेंगे फिर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में एक साइड एसेट एक साइड लाइबिलिटी लिखा जाता है, कंपनी अकाउंट्स में हमेशा पहले लिखा जाता है एक साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये फिक्स है चाहे कोई भी बैलेंस शीट कंपनी का बना है। ठीक है। उसके बाद पहला नंबर आता है शेयर होल्डर फंड का, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। उसके अंडर दो पॉइंट आता है। ठीक है, एक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व सरप्लस। ये सब कॉमन चीज है, शेयर कैपिटल और नेक्स्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये तो कॉमन ही होता है, बाकी सब जो है डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। अब शेयर कैपिटल में नोट बना हुआ है, क्या हम लोग का भी नोट बनना चाहिए? इसका कंफर्मेशन हम लोग कैसे करें? हम लोग का भी नोट बनना चाहिए, क्योंकि देखो नोट उसी का बनेगा जिसमें कोई चेंजेस होगा या फिर कुछ ऐड डिलीट होगा। तो क्योंकि हम लोग शेयर प्रेफरेंस शेयर को हटा रहे अपने बैलेंस शीट से, इक्विटी शेयर का कुछ हिस्सा हटा रहे, तो उसमें तो मतलब एंट्री पास हुआ तो उसमें ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसका मतलब इसमें कम ज्यादा हुआ है, एडिशन डिलीशन, तो इसका नोट जरूर बनेगा क्योंकि उसमें हमारा चेंजेस हुआ। रिजर्व सरप्लस में भी हम लोगों ने कुछ रिजर्व सरप्लस को यूज किया है, नया एक रिजर्व क्रिएट किया है, सीआरआर। ठीक है, तो कुछ एडिशन कुछ डिलीशन हमारा जाएगा, तो इसका भी नोट्स हमारा बनना चाहिए। तो पहला नोट 1, सेकेंड नोट 2, ये सीक्वेंस में नंबर में हमें लिखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ देखो इसके बाद डायरेक्ट करेंट लाइबिलिटी आ गया, इसके बाद और 4 पॉइंट होता है, मतलब और 2 पॉइंट होता है। शेयर होल्डर्स फंड में टोटल 4 होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन तुम लोग देखोगे यही 2 है, बाकी 2 पॉइंट जो है नॉर्मली कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल में नहीं आता है, उस 2 पॉइंट के बारे में पता करना होता है कि उसका मतलब क्या होता है। तो वो जब करवाएंगे तो बताएंगे। ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, ये जैसा है उतना ही अमाउंट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड पेबल में हमारा कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है, हम लोगों ने अभी तो ट्रांजैक्शन एंट्री पास ऑन किया, ट्रेड पेबल में कोई चेंजेस नहीं है। तो एज इट इज जैसे पॉइंट 2 देके करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 40 करोड़ लिखा हुआ है, हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई चेंजेस करना नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी और यहाँ पर ट्रेड पेबल, ए देके ट्रेड पेबल। यहाँ पर अमाउंट कॉलम में आ जाएगा, ये अमाउंट कॉलम, ये नोट्स का कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 करोड़ और ये इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर टोटल, उसके लिए मैंने स्पेस रख दिया। इसके बाद हेडिंग होना चाहिए एसेट्स। ठीक है, ये कॉमन बात है। इसके बाद एसेट ही आएगा। देख लो कोई भी बैलेंस शीट तुम लोग कंपनी अकाउंट्स का देख सकते हो, ऐसे होता है। उसके एसेट में 2 पार्ट होता है, नॉन करेंट करेंट, उसमें जो है अलग अलग पोर्शन होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट में क्या है? देखो पीपीई है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इसका नोट्स नंबर 3 और इसका नोट्स नंबर 4 बना हुआ है। ये दोनों में भी देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं, मतलब ये भी एज इट इज चला जाएगा, जैसे यहाँ नोट्स बना हुआ है देख देख के वो कॉपी पेस्ट कर देना है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख दे पीपीई, लेकिन एग्जाम में तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसका नोट्स नंबर हम लोग का 3 और 4। ठीक है, यहाँ 3 यहाँ पर 4, क्योंकि मेरे भी यहाँ बैलेंस शीट में सीक्वेंस में वो 3 4 में ही आ रहा है। थर्ड नंबर वाला यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे और इसका जो नोट्स है वो दिखा देंगे। फोर्थ नंबर वाले में 100 लिख देते हैं, नोट्स को कॉपी पेस्ट वहां कर लेंगे। ये इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको देख देख के जस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा करेंट एसेट,
करेंट एसेट जिसमें है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी देख देख के कॉपी पेस्ट कर दो, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैश में चेंजेस होगा। हम लोग अपना इसी कैश बैलेंस को यूज कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल को तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और यहां पर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्वी वैल्यू, ठीक है। ये 5th नंबर नोट देंगे। यहाँ नहीं बना हुआ है तो क्या हुआ, मेरे यहाँ चेंज हुआ है तो मुझे तो नोट बना के उसका डिटेल्स दिखाना पड़ेगा। तो ये 140 हम लोग ऐसे ही दिखा देंगे जैसे था, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो ये ऐसे है। अब इसका भी टोटल उसके साथ इक्वल होना चाहिए, जैसे इक्वल हो जाएगा बैलेंस शीट हम लोग का सही बन गया। अब हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स भी कैसे बनेगा, जैसे देखो यहाँ लिखा है ना वैसे ही हमें बनाना चाहिए, यही रूल्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब हेडिंग जो भी हम लिख रहे हैं ना ये सब जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं लिखते हो तो फिर वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर नोट नंबर जाएगा, जैसे कि नोट नंबर 1। पहला नोट हम लोग किस चीज का बनाएंगे, ये देखो यहाँ देखो शेयर कैपिटल का, तो यहाँ लिख दिया मैंने शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, देखो क्या हमें ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब ये सब लिखना पड़ता है, बिल्कुल लिखना पड़ता है। अगर हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल अलग से दिया हुआ है तो उसे अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ऑथराइज था वही इशूड था वही सब्सक्राइब था, तो हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, क्या ये प्रेफरेंशियल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मुझे ये बताओ, और लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। सेम क्वेश्चन मेरा इक्विटी शेयर पे भी है। इक्विटी शेयर मुझे कितना लिखना चाहिए, क्या हम लोग पहले की तरह 100 ही लिखेंगे या फिर कुछ कम ज्यादा होगा, कितना लिखना चाहिए तुम लोग बताओ। बोलो। मैम शेयर कैपिटल तो 50 lakhs ही बचेगा सिर्फ, और प्रेफरेंस शेयर तो पूरा रिडीम हो गया तो वो तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, तो फिर प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो चला गया, लेकिन इक्विटी कितना लिखेंगे। कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, बताओ कितना लिखेंगे। बोलो, सब कोई ट्राई करो, क्योंकि ये कोई बड़ा बात नहीं है। इक्विटी जितना चला गया उतना माइनस करने से ही तो बता दोगे कि कितना देना पड़ेगा। जितना इक्विटी शेयर था उसमें से जितना चला गया बाकी लिखेंगे। अब कितना चला गया वो तो एंट्री में दिखेगा, देख के मुझे बताओ। सभी को बोल रहे हैं एंट्री में देख के मुझे बताओ, सभी को बोल रहे हैं आंसर दें। कोनिका दिए से 20 इक्विटी शेयर, हाँ सही बात है। 20 करोड़ मतलब, अच्छा सैनन 20 लाख, 20 लाख होगा, 20 लाख नहीं करोड़, हाँ अब ठीक बात। तो देखो हम लोगों के पास क्वेश्चन में बोला था कि कितना सारा इक्विटी शेयर हम लोग का बायबैक हो रहा है, बोला है 50 लाख। तो पहले तो ये बताओ कि ये तो 25 करोड़, ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये रुपीज है, रुपीज 25 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल। एक एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हुआ था। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हम बोल रहे हैं, जिन्होंने आंसर दिया मुझे लग रहा है उनको समझ में आया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 25 करोड़ का मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल था, एक एक शेयर अगर 10 रुपए का था, तो कितना सारा पहले इक्विटी शेयर था। 25 lakh। 25 लाख, 25 करोड़, ये तो आंसर सभी को देना चाहिए ना, ये देखो 25 करोड़ का मतलब 25 के बाद 7 जीरो, 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 25 लाख। 25 लाख क्या आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें से
कितना शेयर्स जो है हम लोग का बाईबैक हुआ है, वो क्वेश्चन हमें बोला था, उसी के हिसाब से तो हम लोगों ने एंट्री किया। हम लोग का बाईबैक हुआ है 50 लाख, तो 50 लाख, तो ये 2 करोड़ हो रहा है शायद, 2 करोड़ 50 लाख। हाँ, ये 2 करोड़ 50 लाख हो रहा है, 25 लाख नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, इतना आ रहा है। अब 2 करोड़ 50 लाख से हमें लेस करना पड़ेगा 50 लाख। ये देखो 2 करोड़ 50 लाख, ये बन गया ये हुआ 2 करोड़ 50 लाख। इसमें से हम लोग 50 लाख लेस करेंगे, 50 लाख, ठीक है, तो कितना बचा? 2 करोड़। 2 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अभी भी बचा हुआ है, जो हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं कि हमारे पास 2 करोड़ का जो है 2 करोड़ का जो है इक्विटी शेयर पड़ा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 करोड़। और जब कैपिटल में लिखोगे तो कितना लिखना पड़ेगा? हमेशा 10 से इंटू होगा, जो नॉमिनल वैल्यू होता है। अब 2 करोड़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखो, 2 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डेटा को कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम लोग करोड़ में लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से लिखेंगे। तो 2 करोड़ इंटू 10 करने से हो गया 20 करोड़। 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, मतलब 7 जीरो लगा के डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ये देखो 200 आ गया, 200 करोड़, 200 करोड़ आ रहा है। अच्छा, 200 करोड़ नहीं, 20 करोड़ होना चाहिए मेरा, शायद कुछ कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा, देखते हैं, जीरो का कुछ गड़बड़ हो गया। ये है 25 करोड़, सीधा है 25 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, यानी 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ से 50 लाख मुझे माइनस करना है। 2.5 करोड़ से 50 लाख माइनस करना है। 2.5 करोड़ इंटू, इसको पूरा करोड़ में ट्रांसफर कर देंगे, 3 4 5 6 और एक साथ, ये -50 लाख। तो ये मेरा हो गया 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ बच रहा है डिवाइडेड बाय 10, यानी 20 लाख। अच्छा, 20 लाख आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 लाख, यहाँ पर 20 लाख होगा। कैलकुलेशन करके देखो, वो जीरो का इश्यूज हुआ, ठीक है। 20 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला, जैसे इंटू 10 कर दिया तो फिर से वो हो गया 2 करोड़। 2 करोड़ को अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 जीरो लगा के, 3 4 5, 3 4 5 6 और एक 7, तो ये आंसर आएगा मेरा 20 आना चाहिए। अब ये कम कैसे हो गया? अब जीरो के वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। 25 करोड़ है, इसमें से मुझे 50 लाख माइनस करना है, तो बचेगा 2 करोड़। 25 करोड़ मतलब इसके पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, -50 लाख, 50 और उसके पीछे 5 जीरो, 50 लाख। तो बच रहा है, ठीक है, -50 लाख। इसे कैसे आ रहा है? अच्छा, मेरा क्या गलती हो रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि ये आंसर होना चाहिए मेरा 20 करोड़ होना चाहिए। क्या मेरे से कुछ गलती हो रहा है? 20 करोड़ ही क्या आ रहा है? तुम लोग एक बार चेक करोगे? मेरे से पता नहीं बार बार क्या गलती हो जा रहा है। 25 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़ -50 लाख, 50 और उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। हाँ, इन करोड़ में तो 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज वाला 50 पर शेयर, 50 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, इसको अगर हम नंबर में ही ट्रांसफर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 अगर कर लेते हैं नंबर, अच्छा वो तो, अच्छा क्यों गलत आ रहा है देखो,
हम भी क्या कर रहे हैं, हम तो कैपिटल के साथ क्या कर रहे हैं ना, गलती से कैपिटल के साथ नंबर को माइनस कर रहे हैं, इसीलिए गलत हो रहा है। देखो यहाँ पर ये 25 करोड़ जो है, 25 करोड़ जो है ये वाला हम लोगों का कैपिटल का वैल्यू है, ठीक है। 25 करोड़ जो है ये हम लोग का कैपिटल का वैल्यू है। मुझे 50 लाख शेयर्स बाई बैक करने को कहा गया था, यानी रुपीज में 500 लाख, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 500 और उसके बाद 5 जीरो, ठीक है। 500 लाख, तो आंसर आ जाएगा 20, यहाँ पर 2 करोड़ आ रहा है। 2 करोड़ का जो है, 2 करोड़ का जो है मेरा यहाँ पर, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़। इसको मुझे क्या करना है, 1 करोड़ से डिवाइड करना है। दिखता है कितना आ रहा है, 20। अब सही आ रहा है, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने तो किया, तुम लोगों ने समझा कि नहीं, देखो हम फिर से बताते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है कि 25 करोड़ का टोटल कैपिटल है, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 करोड़ का, मतलब जीरो इतना सारा है ना, इसीलिए मेरे से बार बार गलती हो रहा है। 25 करोड़ मतलब 25 के बाद 7 जीरो, 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब माइनस हो जाएगा बाईबैक का जो कैपिटल है, वो कितना है यहाँ पर देखेंगे तो भी पता चलेगा। ये देखो 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़, ठीक है। ये वाला हम 50 लाख माइनस कर रहे थे, तभी मेरा गलत आ रहा था, क्योंकि कैपिटल के साथ हम नंबर ऑफ शेयर्स को कैसे माइनस करेंगे। तो 50 लाख का 50 लाख इंटू 10, ठीक है। तो 50 लाख इंटू 10 मतलब 5 करोड़, 5 करोड़ मतलब 5 के बाद 7 जीरो, ये हो गया। तो बचा हुआ मेरा शेयर कैपिटल होना चाहिए 20, और ये देखो ये 20 फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 4 5 6 7, 7 जीरो और यहाँ पर 20। अब अगर इसे मुझे इन करोड़ में लिखना है तो मुझे डिवाइडेड बाई 1 करोड़ करना चाहिए। 1 करोड़ मतलब 1 के बाद 7 जीरो, ठीक है। तो 3 4 5 6 7, अब यहाँ से 7 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ पर भी 7 जीरो कैंसिल आउट, तो आंसर कितना बच गया, 20 करोड़, ऐसे होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है जो मेरे से बार बार गलत हो रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया 20 करोड़ का डेटा, ठीक है। ये हम लोग का 20 करोड़ बच गया। इसको, इसमें और कोई भी डिटेल्स हमें लिखना नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे 20 करोड़, ठीक है। फिर रिजर्व सरप्लस का नोट्स बनाएंगे, नोट्स नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो कैसे बनाएंगे, देखेंगे एग्जिस्टिंग वाला कैसे दिख रहा है। कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो अनटच्ड था तो जैसा है वैसा ही रहेगा। कैपिटल रिजर्व 15 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 15 करोड़, कैपिटल रिजर्व 15 करोड़। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिखेगा मुझे बता सकते हो। पहले था 25 करोड़, क्या इतना ही दिखेगा कि उसमें चेंजेस होना चाहिए, बोलो। क्या इतना ही दिखेगा कि उसमें चेंजेस होना चाहिए। वो तो एंट्री देखने से बताओगे ना, अगर यूज हुआ है तो चेंज 5 जरूर करोड़। हो। हाँ, 5 करोड़ बचेगा। 25 करोड़ था, लेस करना पड़ेगा यूटिलाइज फॉर बाईबैक। बाईबैक के लिए यूटिलाइज बाय कितना हुआ है, एंट्री देखने से बता सकते हैं कितना हुआ है। ये देखो प्रीमियम, ये देखो यहाँ पर कितना 20 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो 20 करोड़ तुम लोग को यहाँ पर लेस करना है, तो यहाँ पर बचेगा 5 करोड़। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रिजर्व आ रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद आ रहा है हम लोग का रेवेन्यू। रेवेन्यू रिजर्व में चेंज होगा क्या, अगर होगा तो मुझे बताओ। मैंने तो बताया कैसे देखना है, ट्रांजैक्शन देख के देखना, ट्रांजैक्शन देख के बताना है। रेवेन्यू रिजर्व है 260 करोड़, क्या इसमें चेंजेस होगा। यहाँ पर 80 करोड़ का लेस होगा। यहाँ यूटिलाइज, सीआरआर का फंड लेते थे। हाँ सीआरआर, इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे यूटिलाइज फॉर बाईबैक, या फिर लिख सकते हो यूटिलाइज्ड फॉर सीआरआर, वो भी चलेगा, एक ही बात है। कितना, 80 था, अच्छा मैंने 20 क्यों लिखती हूँ, 80 था। 80 माइनस करने से आ जाएगा
कितना आ जाएगा ये, यूटिलाइज फॉर बाईबैक या फिर यूटिलाइज फॉर सीआरआर, वही लिखो कितना आएगा, -10 से 180, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमें सीआरआर भी लिखना पड़ेगा, जो नया रिजर्व क्रिएट हुआ है, ये देखो क्रेडिट हुआ है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। जो रिजर्व डेबिट हुआ है उतने से माइनस हो जाएगा, और जो रिजर्व हम लोग का क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट में हम लोग कितना लिखेंगे, क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे जितना सीआरआर क्रिएट हुआ है, सीआरआर बोल के जो नया रिजर्व आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सीआरआर, सीआरआर कितना बना है यहाँ पर देखिए 80। तो इसका टोटल करते हैं कितना हो जाए, यहाँ पर हो गया 15 + 5 20, 20 और यहाँ पर हो गया 80, 100 100 और 180 280। तो रिजर्व सरप्लस में 280 ट्रांसफर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। अच्छा, इसके बाद ये टोटल कर लेते चलो, क्योंकि ये तो हम लोग का क्लोज हो गया। 280 + 20 मतलब 340, 340 ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पीपीई है उसको तो देख देख के कॉपी पेस्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, सॉरी वर्किंग नहीं, नोट 3, वर्किंग नहीं लिखना है, नोट नंबर 3 पीपीई। पीपीई का देखते हैं क्या बोला है, इसको देख के बस लिखना है, कोई चेंजेस है नहीं। पीपीई कॉस्ट 100 लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 100, नेट कैरिंग वैल्यू 0। पीपीई कॉस्ट 100 लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 100, क्वेश्चन में ही दे दिया है, और इसका वैल्यू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 दिख रहा है। और फोर्थ नंबर में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये दिखाना है, नोट 3, नोट 4, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंजेस है नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू और बाहर 100, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू 400 करोड़, और जो बुक वैल्यू है वो 100 करोड़, और हमेशा बुक वैल्यू में ही रिकॉर्ड होता है चीज, तो यहाँ 100 करोड़ इसलिए। ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, इसका कोई नोट्स नहीं बनेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बनेगा, इसमें एडलेस करना पड़ेगा। तुम लोग मुझे बताओ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर कितना होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें हमारे पास अवेलेबल क्या है पहले देख लो, बोल रहा है अवेलेबल है, यहाँ देखते हैं। कैश है 200, ठीक है, 200 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस 200 करोड़, ठीक है। अच्छा, अब क्या चेंजेस हुआ है देखो, हमेशा तुम लोग को यहाँ जर्नल एंट्री देख के ही बताना है। अगर तुम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर देखो, सीधा तुम लोग को बैंक का एंट्री ढूंढना है। बैंक का एंट्री, यहाँ बैंक क्रेडिट हुआ है तो लेस हो जाएगा 75 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75 करोड़। अच्छा, उसके बाद और कहाँ पर बैंक डेबिट क्रेडिट कुछ भी हुआ है, और यहाँ पर अच्छा इक्विटी वाले का मैंने पेमेंट नहीं दिखाया, वो भूल गए, ये पेमेंट दिखाना था। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक वो दिखाना भूल गए, कहाँ दिखाए, इस एंट्री के बाद होना चाहिए। ये जो एंट्री है ना, इसका हम नंबरिंग कर देंगे तो शायद समझ जाओगे। ये 1 नंबर वाला है 1, ये सेकेंड एंट्री, ठीक है, ये थर्ड एंट्री, और फोर्थ नंबर में पेमेंट होना चाहिए था, तो यहाँ दिखा देते हैं, हम भूल गए। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 25, 25 बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। तुम लोग का भी साइड में जगह है तो लिख लो फोर्थ नंबर, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स्थ नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर,
25, तो 25 और 75 कितना हो जाएगा? 100, 100 से 200 चला गया, मतलब 200 से 100 गया, 100 करोड़ बच रहा है। ठीक है, तो 100 करोड़ जो है ये हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और ऐड करने से दोनों साइड 340 आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 200, 300, ये आंसर है। तो बैलेंस शीट बनाने जब बोलेगा इस तरीके से प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का इलास्ट्रेशन 3, ये भी लगभग वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया, 20% बायबैक करना चाहता है, 50 पर शेयर करके है, और सोल्ड किया है इन्वेस्टमेंट को इतना, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये इलास्ट्रेशन 3 हम तुम लोग को होमवर्क देते, तुम लोग कर पाओगे, ये सेम है। ठीक है, इलास्ट्रेशन 3 बस डेटा अलग है, इलास्ट्रेशन 4 भी सेम है। ये देखो लास्ट में जाके पढ़ने से पता चलेगा कि कंपनी रिडीम कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे। ठीक है, तो प्रीमियम वाला एंट्री देना पड़ेगा इसमें, और भी कुछ चीजें। अच्छा, ये नहीं कर पाओगे फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें ईशॉप दिया हुआ, ये नहीं कर पाओगे। थर्ड वाला कर पाओगे, फोर्थ वाला हम करवाएंगे। थर्ड फोर्थ वाला नहीं ट्राई करना है, लेकिन थर्ड वाला होना ही चाहिए। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग इस तरीके का एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि बायबैक करने के लिए हमें कितने सारे शेयर्स को बायबैक करना है, बायबैक के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 टेस्ट जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को लिखवाया था 3 टेस्ट कंडीशन, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम तुम लोग को ये सिखाएंगे, तो और एक वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को ये अप्लाई करना है। ठीक है, चल देखते हैं। तो इलास्ट्रेशन 3 होमवर्क देते हैं। अच्छा, वो बाद में ही लिखते हैं। इलास्ट्रेशन 5, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन इसमें बोला है कि प्रथम लिमिटेड, ए नॉन लिस्टेड कंपनी, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31st of March 2001। ठीक है, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर इतना दिख रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा, ये देखो यहाँ पूरा बोला हुआ है 30 लाख, ये 30 लाख, इसमें कुछ ऊपर इन करोड़ करोड़ लिखा नहीं है। ठीक है, चलो वही ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा लिखा हुआ होता है जीरो वीरो से, मुझे तो मेरा गलत हो रहा है, तुम लोग ध्यान से करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, और एक लोन फंड दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, हमें बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करो। अब ये डेब्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो क्या होता है, लास्ट दिन हम लोगों ने जब लिखा था वहां का अगर एक बार नोट्स देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा 3 टेस्ट है। ठीक है, एक है हम लोग का इक्विटी शेयर, एक एक टेस्ट को बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, दूसरे का नाम होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और तीसरा होता है डेब्ट इक्विटी टेस्ट। ठीक है, तो बोला है कि हमें सिर्फ डेब्ट इक्विटी टेस्ट रेशियो दिखाने के लिए, लेकिन हम तुम लोग को तीनों ही टेस्ट इस क्वेश्चन में बताएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन से डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करके बोलो कि कंपनी कितने सारे शेयर्स बायबैक करने के लिए केपेबल है व्हेन द ऑफर प्राइस फॉर बायबैक इज 30 पर शेयर, जब जो बायबैक का ऑफर प्राइस है वो 30 है। तो प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है, क्योंकि देखो 10 रुपए वाला शेयर 30 रुपीज में बायबैक करने का बात हुआ है, तो कैसे होगा। तो हम एक बार तुम लोग को टेस्ट का याद दिलाते हैं। देखो टेस्ट में हमें क्या करना है, हमें ये ढूंढना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, ये ढूंढना होता है। ये टेस्ट से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, 3 टेस्ट देखना पड़ता है। यहाँ में एक ही देखने बोला है, लेकिन हम लोग तीनों ही देखेंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। ठीक है, टेस्ट 1 को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और इसको लास्ट वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है, आंसर क्या देना है, ये 3 टेस्ट में से जो हम लोगों का क्या बोले लीस्ट ऑफ द अबव, इससे कैलकुलेट करके कुछ एक नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, इससे भी नंबर ऑफ शेयर्स, इससे भी नंबर ऑफ शेयर्स, फिर इन तीनों में से जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स जो है आइडेंटिफाई होगा, उतने ही शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है। लीस्ट ऑफ द above
3 टेस्ट, लीस्ट मतलब LEAST मतलब सबसे कम, टेस्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक, ठीक है। जो लीस्ट ऑफ द अबव 3 टेस्ट है वही मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक होगा, ठीक है। तो अब ये इलास्ट्रेशन 5 जो क्वेश्चन है उसमें हम तुम लोग को ये समझाते हैं। पहले हम लोग सभी टेस्ट हम करके दिखाएंगे, बोले तो दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहला टेस्ट 1 होता है रिसोर्स टेस्ट। उसमें क्या करना होता है वो मैंने लास्ट दिन लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर देखो बोला है मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बॉट बैक मस्ट to exceed 25% of, must be नहीं होगा, ये must not होना चाहिए। maximum limit of number of equity shares to bought back 25% of total paid up share capital। अच्छा ये ना थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं लैंग्वेज, इसको ठीक करना। must not to exceed होगा, not एक्सिड नहीं करना चाहिए 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी को रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं। तो देखो रिसोर्स टेस्ट का लिखते हैं, रूल्स ये है। स्टेप 1 इसमें हमें चेक करना है, लेस देन 25% ऑफ, ब्रैकेट में लिखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। तो लास्ट दिन मैंने जो लिखवाया उससे भी मैच करवाते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, the number of equity share to be bought back must not be exceed 25% of total paid up equity share capital, ठीक है। तो ये देखो 25% से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 25% या उसके बराबर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का मतलब उसमें रिजर्व सरप्लस भी इंक्लूडेड होता है। कैसे? जैसे तुम लोग कभी भी फाइनल अकाउंट्स करते हो तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करके ही तो जो है क्लोजिंग कैपिटल दिखाते हो, तो उसमें तो नेट प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट ही तो यहाँ फ्री रिजर्व में क्या क्या दिखता है, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, तो वो भी तो प्रॉफिट से ही क्रिएटेड है। तो कैपिटल का मतलब ओनली कैपिटल कहाँ होता है, कैपिटल का मतलब जैसे इंडिविजुअल केस में कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, वैसे ही यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, पेड अप होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल देते हैं, और यहाँ पर शेयर कैपिटल का मतलब लेकिन ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि बाईबैक कभी भी प्रेफरेंस शेयर पे लागू नहीं होता है। अब मान लो फेस वैल्यू था शेयर का 10 रुपीज या नॉमिनल वैल्यू, और पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू है हम लोग का 8 रुपीज, ठीक है, या फिर 7 रुपीज, या फिर जो भी है 10 रुपीज है। तो जो भी क्यों ना हो, तो मुझे यहाँ फॉर्मूले में क्या लेने बोला है कि पेड अप शेयर कैपिटल लो। तो अगर 8 है तो 8 लेना है, 7 है तो 7 लेना है, अगर 10 ही पेड अप है, फुल्ली पेड अप है तो वही लेना है। यहाँ हमें कुछ फुल्ली पेड करना नहीं है, पार्टली है तो फुल्ली नहीं करना है। अप टू पेड अप शेयर कैपिटल तक का जितना अमाउंट है वही मुझे रिसोर्स टेस्ट के लिए यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें पेड अप शेयर कैपिटल लेना है, तो तुम लोग मुझे यहाँ से बताओ तो पेड अप शेयर कैपिटल मेरा कितना होगा। ये क्वेश्चन देखो 5th नंबर वाला हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू में मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखे दिखाते हैं, बोलो क्या लिखना चाहिए, कितने कितने अमाउंट लिखे, लगभग पूरा क्वेश्चन ही दिख रहा है। चलो मैम 30 लाख होगा इक्विटी शेयर का, फिर जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और पीएल। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो नहीं होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी फ्री रिजर्व होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व लास्ट दिन मैंने बोला था शायद, वो फ्री रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लेना है, साफ साफ यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है, तुम लोग को क्वेश्चन देख के ही बताना था और कुछ नहीं। ये देखो जब हम लोगों ने लास्ट दिन फ्री रिजर्व वगैरह का बात किया था तब मैंने बताया था कि हम लोग का कौन कौन सा फ्री रिजर्व होता है और कौन सा नहीं होता। रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह फ्री नहीं होता है, ये देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिखा है। अच्छा
तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे, 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, पेड अप शेयर कैपिटल है 30 लाख क्योंकि फुल्ली पेड अप, प्लस रिजर्व सरप्लस में फ्री रिजर्व लेंगे, तो फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व 32,50,000। अच्छा, उसके बाद 6 लाख और 4,30,000, 6 लाख और 4,30,000। तो ये टोटल करने से कितना आ रहा है, देख 30 लाख कितना आएगा, 42,80,000। 72,80,000, 72,80,000 इंटू 25%। तो ये आंसर हो गया 18,20,000। ठीक है, तो ये आंसर मेरा रुपीस में आया है, क्यों, क्योंकि देखो ये सब मेरा रुपीस था, ये सभी वैल्यू मेरे रुपीस में थे, तो रुपीस का परसेंटेज करेंगे तो आंसर भी रुपीस में आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बाई बैक, इस टेस्ट से कितना आ रहा है। तो अगर मेरा शेयर कैपिटल है 18,20,000 और एक एक शेयर अगर मेरा कितना करके है, क्वेश्चन बताएगा एक एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितना सारा शेयर से डिवाइड करने से पता चलेगा। सिंपल बात है, 10 रुपए का एक शेयर, 1 रुपए का 1/10, तो इतने रुपए का कितना है। तो यहाँ पर डिवाइड करने से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा हम लोग का। अच्छा, यहाँ पर लेकिन डिवाइड 10 से नहीं होगा, सॉरी ये थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए बाई बैक प्राइस से। ठीक है, क्योंकि इतने अमाउंट का जो है ये अमाउंट डिवाइडेड बाई मुझे बाई बैक प्राइस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू नहीं होता है, बाई बैक प्राइस 30 रुपीज बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 30 से, देखते हैं कितना। तो ये अमाउंट आ रहा है 60,666, 60,666 ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें रुपीस वगैरह नहीं लिखना, ये नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब रिसोर्स टेस्ट में हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा ऐसे, स्टेप 1 से जो भी आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बाई बैक प्राइस, ये करना है, डिवाइडेड बाय बाई बैक प्राइस, यहाँ पर हमें नॉमिनल वैल्यू नहीं लगाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग ये वाला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये वाला चेक कर दो, टेस्ट नंबर 2, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अच्छा, इसका रूल्स क्या था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका रूल्स भी लिखा हुआ है, 25% ऑफ, वो वही सेम तरीके से, लेस देन इक्वल टू 25%। ये देखो, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर टू बी बॉट बैक मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अच्छा, ये सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ था, ये है हम लोग का टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिखने से भी होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका भी सेम वही है, लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिखने से भी होता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ये लिखने का मतलब और ये एक ही है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पर कैपिटल लिया है, सिर्फ पेड अप कैपिटल लेना है, यहाँ पेड अप कैपिटल और रिजर्व लेना है। बेटर ये होगा कि इसको नंबर, यहाँ पर पेड अप कैपिटल नहीं लिख के इसको लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इसके जगह ये ब्रैकेट में रहने दो, इसके जगह लिखो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो ज्यादा समझने में आसानी होगा। यहाँ सिर्फ हमें आउट नंबर ऑफ शेयर्स लेना है, यहाँ जब कैपिटल लेंगे तो उसके साथ फ्री रिजर्व भी लेना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन होगा बेकार में कि ये पेड अप कैपिटल है, ये पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, ऐसे याद करने का जरूरत नहीं, नंबर ऑफ शेयर से याद रख सकते हैं। तो 25% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऑलरेडी इशूड। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑलरेडी इशूड। ठीक है, तो कितने सारे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, तो क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा। अगर 30 लाख का शेयर कैपिटल दिख रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना है, डिवाइडेड बाय 10 करके पता चलेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करने से 3 लाख आएगा। ठीक है, एक जीरो हट जाएगा तो 3 लाख आएगा। हाँ,
3 लाख आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 3 लाख आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। तो 3 लाख का 25%, तो 3 लाख का 25% करने से कितना आता है? 3 लाख का 25% करने से आता है 75,000। ये शेयर्स जो है नंबर में ही हमें मिल गया, ये वैल्यू हमें नंबर में ही मिल गया, तो फिर हमें इसको और कोई चेंज वगैरह करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ 75,000 आया, यहाँ पर 60,666। अभी भी एक टेस्ट बाकी है जो हमें क्वेश्चन में मेनली बोला है। इसी टेस्ट के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना सारा शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती। फिर T3 डेब्ट इक्विटी रेशियो, यहाँ पर थोड़ा सीखने वाला चीज है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये टेस्ट कैसा था? डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पर देखो पढ़ के लिखा हुआ है मेरा, बोला गया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक हमेशा क्या होना चाहिए? 2:1 से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2:1 आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद डेब्ट और इक्विटी का रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो हम वही लिख रहे हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना रहना चाहिए? 2/1। डेब्ट होना चाहिए 2 और जो इक्विटी है वो होना चाहिए 1, ठीक है। अच्छा, अब इस रेशियो का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे? देखो अब इसके हिसाब से कैसे फाइंड आउट करें, फिर हमें कितने सारे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना चाहिए। तो हम एक एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछेंगे, तुम लोग आंसर देना तो सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं टोटल डेब्ट आफ्टर बायबैक। तुम लोग मुझे ये बताओ कि बायबैक हो जाता है उसके बाद टोटल डेब्ट कितना हमारा यहाँ पर दिखेगा इस कंपनी का, प्रथम लिमिटेड का, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा, देखो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल, रिवैल्यूएशन रिजर्व और लोन फंड। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से इतना है कि अगर हम लोग बायबैक कर लेते हैं तो बायबैक करने के बाद हमारे पास जो डेप्ट है वो कितना दिखेगा। अब डेप्ट का मतलब क्या था वो मैंने लिखा था, एक बार देख लो। डेप्ट का मतलब होता है सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, सारे डेप्ट यहाँ पर कंसिडर होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म, करेंट लायबिलिटी सब कंसिडर होते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर हमारा डेप्ट में क्या कोई चेंजेस होगा? होगा तो कितना होगा? अगर चेंज नहीं होगा तो डेप्ट कितना दिखेगा बायबैक होने के बाद? 42 lakhs, मतलब जो लोन हाँ फंड है। हाँ, वही दिखेगा क्योंकि अनचेंज रहेगा, बिकॉज बाईबैक में तो लोन का कोई यूटिलाइजेशन है नहीं। तो मेरा बाईबैक करने के पहले जितना डेप्ट दिख रहा था, बाईबैक हो जाने के बाद भी मेरा डेप्ट ही उतना ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड पॉइंट मुझे ये पता करना है कि टोटल, अच्छा हाँ, अब ये बताओ टोटल इक्विटी आफ्टर बाईबैक कितना होना चाहिए? कैसे बताओगे? हम हिंट्स देते हैं कितना होना चाहिए। बोला है कि बाईबैक के बाद आफ्टर बाईबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो अगर मेरा डेब्ट अभी 42 लाख है तो इस रेशियो को अगर मुझे प्रॉपरली मेंटेन करना है, प्रॉपरली ही मेंटेन करना है, तो मेरा बाईबैक के बाद इक्विटी का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ। 21 lakh। 21 लाख, क्योंकि मेरा डेप्ट जो है वो इक्विटी का डबल होना चाहिए। तो रिवर्सली बोल सकते हैं डेप्ट जो है, डेप्ट का 1 गुना इक्विटी होना चाहिए। तो मेरा अगर 42 लाख डेप्ट है तो मेरा इक्विटी बाईबैक के बाद 21 लाख होना चाहिए, तभी जाके मेरा आफ्टर बाईबैक जो रेशियो है वो 2:1 फॉलो हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक कितना था। टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक कितना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक कितना है यहाँ देखते हैं। थर्टी लाख। हाँ, टोटल इक्विटी बिफोर बाईबैक हम लोग का 30 लाख है।
हाँ, मुझे यहाँ टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक 30 लाख, लेकिन मुझे यहाँ इक्विटी का मतलब सही है 30 लाख ही होगा, लेकिन मुझे इक्विटी का मतलब यहाँ पर इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी जब हम लोग इक्विटी लेंगे तो इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों होगा, तो 30 लाख तो आएगा ही, प्लस रिजर्व सरप्लस आने के बाद कितना होगा एक बार हम लोगों ने लिखा है तो वहां से देख के हम लिख देते हैं। ये देखो 72,80,000, ये देखो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी हमें इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी कैपिटल का मतलब उसके साथ उसका रिजर्व सरप्लस आएगा। यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको नंबर लिख दिया, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, ये नंबर में लोगे तो नंबर में जब लेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही लेंगे, लेकिन जब कैपिटल के तौर पे लेंगे टोटल इक्विटी, ये हो जाएगा इक्विटी का मतलब ये टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये वाला भी बेसिकली इक्विटी का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि देखो रुपीस में लिखा है, तो 72,80,000 दोनों मिला के लिया। ठीक है, ये फॉलो करना है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बॉट बैक। कितना इक्विटी शेयर हम लोग बाईबैक कर सकते हैं ये बताओ। अगर मुझे बाईबैक होने के बाद इतना कैपिटल रखना ही है और मेरे पास बिफोर बाईबैक इतना कैपिटल है, तो हम कितना कैपिटल का बाईबैक कर सकते हैं? समझ में? देखो, मुझे बाईबैक के बाद क्योंकि मेरा डेप्ट इतना है तो मुझे इक्विटी इतना रखना ही पड़ेगा, इसका यूज हम नहीं कर सकते बाईबैक के लिए। मेरे पास टोटल अवेलेबल इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है, लेकिन उसमें से इतना तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो हम कितने कैपिटल का बाईबैक कर सकते মাইনাস করে দিতে হবে। हैं? हाँ, माइनस करेंगे 72,80,000 माइनस 21 लाख, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कितने शेयर्स का बाईबैक कर सकते हैं। अब ये माइनस करके देखो कितना आता है, माइनस 21 51,80,000 51,80,000 51,80,000 शेयर कैपिटल का हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, ये शेयर कैपिटल आ रहा है, सब रुपीस में आ रहा है। अच्छा, अब इतना तो मुझे पता चल गया कि हम इतने सारे शेयर्स का बाईबैक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक। मुझे नंबर ऑफ शेयर्स लगाना है। क्या इसको डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या कंसेप्ट फॉलो होता है देखो, हम समझाते हैं यहाँ पर। जैसे कि जब भी हम लोग बाईबैक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर बाईबैक का नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, और बाईबैक प्राइस कितना है देखते हैं। क्या क्वेश्चन में बाईबैक प्राइस दिया था? हमें देना चाहिए तभी कर पाएंगे। दिया है देखो 30 पर शेयर। ठीक है, तो बाईबैक प्राइस है 30 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू है हम लोग का 10 रुपीज। ठीक है, ये एक शेयर बाईबैक करने पे ये सिचुएशन होगा। अगर मुझे एक शेयर बाईबैक करना है तो मुझे 30 रुपीज देना पड़ेगा। तो इसमें प्रीमियम कितना आया? प्रीमियम आ गया मेरा 20 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम मेरा 20 रुपीज आ गया। अब जब भी हम लोग बाईबैक करते हैं तो हमारे शेयर होल्डर फंड में क्या इंपैक्ट आता है? शेयर होल्डर्स फंड, मुझे ये बताना है कि शेयर होल्डर फंड में हमारा क्या इंपैक्ट आता है। अब शेयर होल्डर फंड मतलब अभी देखो हम लोगों ने एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें दिखाया था तुम लोग को शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड में ये आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी बाईबैक होगा तो मेरा तीन चीज जो है इंपैक्ट आता है। ठीक है, पहला है हम लोग का पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा होता है फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में चेंजेस होता है। और अलग से एक पॉइंट को अगर दिखाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्या वो फ्री रिजर्व नहीं है? नहीं, वो फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन फॉर बाईबैक पर्पस इसको फ्री माना गया है यूटिलाइजेशन के तौर पे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बोलो, अगर हम एक शेयर बाईबैक करना चाहते हैं, एक 10 रुपए वाला शेयर बाईबैक करना चाहते हैं 30 रुपीज से, यानी कि 20 रुपीज प्रीमियम से, तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू कितने से
कम या ज्यादा होगा। पहला बात है, देखो हम इतना बता देते हैं, अगर बाईबैक करते हैं तो शेयर कैपिटल का वैल्यू कम होता है। तो मुझे बोलो कि अगर हम एक शेयर बाईबैक कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो मेरा पेड अप वैल्यू कितने से कम होगा? बोलो, पेड अप वैल्यू कितने से कम होगा? अभी इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, जब भी शेयर बाईबैक होता है तो पेड अप वैल्यू कितने से कम होता है? क्लास में तो वही बताया, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। बोलो कितने से कम होगा? अभी भी नहीं बोलो। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज से कम हो। अच्छा, अगर हम लोग शेयर बायबैक करेंगे, अगर मेरा उसमें प्रीमियम 20 रुपीज है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना यूज होगा ये बताओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना यूज करना पड़ेगा? अगर मेरा बायबैक इतना है, प्रीमियम इतना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा? फिर अभी हम लोग जो 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या सीखे? प्रीमियम का पैसा कहां से राइट ऑफ होता है? पता नहीं क्यों तुम लोग चुप हो, मुझे नहीं पता। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है। ये रहा बड़ा बड़ा करके यहाँ लिखा हुआ। अगर वो कम पड़ गया तो फ्री रिजर्व होता है। ये लिखवाया, 2 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद ही हम पूछ रहे हैं। तो मुझे एक चीज अब तो बता दो कि अगर प्रीमियम मेरा 20 रुपीज है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डाउन होगा? 20 रुपीज से। 20 रुपीज से होगा। और सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सीआरआर क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, अगर का तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरा फ्री रिजर्व कितने से कम होगा? अगर मेरे पास प्रॉपर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मान लो मुझे 20 चाहिए, 20 ही है, और मुझे पेड अप कैपिटल 10 से कम करना है, क्योंकि मेरा नॉमिनल वैल्यू शेयर का 10 रुपए था, तो मेरा शेयर कैपिटल 10 रुपए से डाउन में चला जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब ये सब के बदले तो मुझे सीआरआर भी बनाना पड़ेगा। सीआरआर कितने का बनेगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक होता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक होता है। तो फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक 10 है, तो अगर सीआरआर में मुझे 10 डालना है, तो मेरा फ्री रिजर्व से सीआरआर बनता है, तो फ्री रिजर्व कितने से डाउन जाएगा? 10 रुपीज। 10 रुपीज से। तो मेरा टोटल शेयर होल्डर्स फंड में कितना चेंजेस हुआ? टोटल यूटिलाइज कितना हुआ इस फंड का? टोटल यूटिलाइज हुआ 10 + 20, यानी टोटल मिला के हो जाएगा 40 रुपीज का मुझे यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे एक शेयर बाईबैक करना है, तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड का इंपैक्ट आता है 40 रुपीज। ठीक है, तो अगर ये क्या है, ये मेरा रुपीज है, मेरा शेयर होल्डर फंड 40 रुपीज से चेंज हो जाएगा जैसे ही मैंने एक शेयर का बायबैक किया। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो शेयर होल्डर फंड है, ये शेयर होल्डर फंड क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मेरा शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व सरप्लस भी है, क्योंकि 72 लाख 80 से ही तो मैंने 21 लाख को माइनस किया है। तो इसीलिए यहां पर मेरा क्या इंक्लूडेड है? इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस। तो उससे अगर ये माइनस करेंगे तो मेरे पास इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस ही बचेगा ना। तो 51,80,000 का अगर मुझे शेयर होल्डर फंड का यूटिलाइजेशन करने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे 51,80,000 रुपीज का शेयर होल्डर फंड यूटिलाइज करना है, तो मुझे कितने सारे शेयर्स बाईबैक करने चाहिए? यूनिटरी मेथड करके मुझे बता सकते हो कितने सारे शेयर्स बाईबैक करने चाहिए? अगर 40 का यूटिलाइजेशन फॉर 1 शेयर, इतना यूटिलाइजेशन करने के लिए कितने सारे शेयर्स बायबैक करने को मिले? उसी से ही आंसर आ जाए। कितना होगा आंसर? 1,29,500। सही, 1,29,500। यूनिटरी मेथड जैसे होता है वैसे करना पड़ेगा। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये अगर पूछोगे कैसा होता है, तो हम तो ऐसे करते हैं, बहुत से लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह होता है, वो मुझे नहीं आता।
ये वाला 40 के लिए 1 के लिए 1/40, 51,80,000 के लिए 1/40 इंटू 51,80,000, इसका कैलकुलेशन करके देखने से 129,500 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का 1,29,500। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन से नहीं करवाया, नहीं तो कैलकुलेशन से भी होता है एक्स वाई मान के ये सब करके, लेकिन ये बेटर तरीका है क्योंकि कॉमर्स में एक्स वाई जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लोग लॉजिकली चल रहे हैं, एक्स वाई से होता है लेकिन लॉजिकली चल रहा है। सीधा बात है, हम एक बार फिर से बता देते, ये इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा सीखने वाला है, बाकी तो देख के करना है। कैलकुलेशन 25% लगाओगे आंसर आ जाएगा। डेप्ट बाय इक्विटी 2:1 रखना है। तो पहले देखो, हम लोग का डेप्ट ऐसा एक आइटम है जो बाईबैक से इंपैक्ट नहीं होता है, तो क्वेश्चन में जितना भी डेप्ट रहेगा मेरा बाईबैक के आगे और बाद में वही मेरा डेप्ट रह जाएगा। तो बाईबैक होने के बाद भी मेरा 42 लाख का डेप्ट होगा, तो मुझे इक्विटी कितना रखना पड़ेगा? 21 लाख, क्योंकि मुझे हमेशा इसका हाफ इक्विटी रखना है बाईबैक के बाद। अब इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक के पहले अगर इतना था और मुझे अगर बाईबैक के बाद इतना रखना है, तो बाईबैक कितना कर सकते हैं? इन दोनों का डिफरेंस 51,80,000 का बाईबैक कर सकते हैं, लेकिन मुझे आंसर नंबर में चाहिए। ठीक है, तो नंबर का कैलकुलेशंस का जो लॉजिक है वो, मतलब लॉजिक ये है कि जब भी हम लोग बाईबैक कर रहे हैं तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल कम होता है, मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होता है, बिकॉज हम लोग प्रीमियम में बाईबैक करते हैं। अगर प्रीमियम में नहीं होता है तो ये 0 होगा, लेकिन तुम लोग देखोगे कोई भी क्वेश्चन प्रीमियम वाला भी है। उसके बाद प्री रिजर्व भी यूटिलाइज होगा सीआरआर क्रिएट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ हम लोग का एक शेयर बायबैक करने पे इतना हम लोग का यूटिलाइज हो रहा है। क्या हर बार इतना ही आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है हर बार इतना ही आएगा। अगर बायबैक प्राइस चेंज होगा तो प्रीमियम चेंज हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। नॉर्मली ये 10 ही रहता है, अब इसमें भी चेंज कर सकता है। अगर चेंज करेगा तो उस केस में तुम लोग का ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगा। तो अगर 40 रुपीज का शेयर होल्डर्स फंड यूटिलाइज करना पड़ता है एक शेयर बायबैक करने के लिए, तो इतने अगर शेयर होल्डर्स फंड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं? 1,29,500 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। अब हमें आंसर क्या देना है? हमें बताना है लिस्ट ऑफ द अबव, सबसे कम। तो ये है 60,666, ये है 75,000, ये है 1,29,500। तो सबसे कम 66,666 ही है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं कि हम लोग कितना सारा बायबैक कर सकते हैं। तो कंपनी कैन बायबैक 60,666 number of shares एट ए टाइम। एट ए टाइम कंपनी इतना सारा शेयर ही बायबैक कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट है, इसके थ्रू से हमें आंसर देना पड़ेगा। यहाँ हम लोग को सिर्फ जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो बोला था, तो उसी के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन किया है, लेकिन उसके बाद भी देखो यहाँ पर वो जो बाकी 2 पॉइंट है वो भी लिखा है शायद। यहाँ देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई करोगे काफी डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, तो हम लोग का ऐसे ही नॉर्मल तरीके से आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 कंडीशन है कि हम लोग कितने सारे शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। ये देखो, अगर कंपनी का लोन फंड इतना है, इतना है, इतना है, तो इसके बेसिस पे हम लोग कितने सारे शेयर्स बायबैक कर सकते हैं वो तुम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला भी हम तुम लोग को होमवर्क में देते हैं, ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, देखो ये चैप्टर्स जो है ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, आज कर रहे हो फिर सैटरडे हम करवाएंगे तभी करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। इलास्ट्रेशन यहाँ पर हम लोग 6 एक होमवर्क करेंगे। ठीक है, और एक इलास्ट्रेशन जो है 3, ये दोनों करने से आज जो सीखा है वो तुम लोगों को ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों होमवर्क दे रहे हैं और आज कुछ नहीं करवा रहे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, यहीं तक ही करते हैं। ठीक है, फिर आज इतना। बाय मैम।